अपने चल रहा है एटम के मॉडल, जिसके ऊपर हम पढ़ चुके हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने कहा था कि एटम जो है एक स्फीयर होता है, यानी एक गोला होता है जो पॉजिटिव चार्ज उस पूरे स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके मॉडल को हमने प्लम पुडिंग मॉडल कहा था, जिसका एग्जांपल उसने कुछ स्वीट्स, ये जो प्लम पुडिंग है एक फॉरेनर स्वीट्स है, यानी विदेशी मिठाई है, जिसमें इसकी हमने कंपैरिजन किया था इंडिया के वाटरमेलन से, कि जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है जो पूरे में फैला हुआ होता है, और जो ब्लैक उसमें सीड होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। थॉमसन ने कहा था कि जितने पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एटम जो है न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर टोटल चार्ज नील होता है, ज़ीरो होता है। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया था कि थॉमसन रॉन्ग है। उसने अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया, जिससे उसने पता किया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में फैला हुआ नहीं है, एक छोटी सी जगह में है, एटम में बीच में कहीं छोटी सी जगह है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये उसने अपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से किया था, और उस पॉजिटिव चार्ज वाली जगह को, जो एक बहुत ही छोटी जगह पे होता है, उसको उसने न्यूक्लियस नाम दे दिया था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी इस तरह से। रदरफोर्ड ने काफ़ी अच्छी बातें बताई थी, लेकिन फिर भी उसके एटॉमिक मॉडल में बहुत सी कमियां रह गई थी। तो उन कमियों को आज हम पढ़ेंगे, यानी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या कमियां रह गई थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट थी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता सका। उसने केवल ये बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिडिल में होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, जो एक छोटी सी जगह पर होता है, पूरे एटम में नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, राउंड लगाते रहते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते एनर्जी लॉस कर देते हैं, या एनर्जी उतनी ही लगती है, या एक ऑर्बिट से दूर ऑर्बिट में जाते हैं तो उसकी एनर्जी का क्या होता है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता सका। देखो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट will emit radiations due to which its energy will go on decreasing। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो वो एमिट करेंगे रेडिएशंस। उनमें से रेडिएशंस एमिट होंगे, उत्सर्जित होंगे, बाहर निकलेंगे, ड्यू टू विच इट्स एनर्जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ये रेडिएशन जो वो एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी। देन इट विल फॉल डाउन एट द एंड इनटू द न्यूक्लियस, और इस तरह से उस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते लगाते एनर्जी कम होती जाएगी, तो वो लास्ट में एनर्जी खोते खोते अंत में, यानी लास्ट में वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, समा जाएगा। बट इन फैक्ट इट इज़ नॉट द केस। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके समाता नहीं है, गिर नहीं जाता है, वो तो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। देखो, ये था, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे राउंड लगा रहा है, तो जब ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाता रहेगा तो इसकी एनर्जी एमिट होगी, मैक्सवेल ने कहा, और इसकी एनर्जी कम होते होते और ये लास्ट में न्यूक्लियस में समा जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये रदरफोर्ड की एक कमी थी कि वो स्टेबिलिटी के बारे में, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सका। नेक्स्ट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एटमिक स्पेक्ट्रम एंड नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। ये एटम की स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता सका, और साथ में ही किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसी भी
ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये नहीं बता सका रदरफोर्ड। और इसका स्पेक्ट्रम जो है वो भी रदरफोर्ड नहीं समझा सका। तो ये थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स यानी कमियां। एक बार वापस अपन देखते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यह एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड नहीं बता सका। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यह एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को भी नहीं बता सका। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विल एमिट radiations due to which its energy will go on decreasing, then it will fall down at the end into the nucleus, but in fact it is not the case। जैसा मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड लगाता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, रेडिएशंस उत्सर्जित करेगा, और इस कारण उसकी एनर्जी में कमी आती रहेगी, और इस तरह एनर्जी में कमी आते आते वह लास्ट में फॉल डाउन हो जाएगा न्यूक्लियस में समा जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड का। नेक्स्ट था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम एंड नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिट। रदरफोर्ड ये भी नहीं बता सका, एक तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन के जो अरेंजमेंट है या नंबर है वो एक हर ऑर्बिट में कितने कितने होते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, उसके नंबर भी नहीं बता सका, और उसकी अरेंजमेंट यानी व्यवस्था भी नहीं बता सका। ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे। अगला आया नील्स बोर। उस नील्स बोर ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया कि एटम ऐसा होता है, और उसने रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक्स थे उसको दूर करने की कोशिश की। तो अगला अपना है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये नील्स बोर का पूरा नाम नील्स बोर था। तो उसने बोर 1913 में गेव ए मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। नील्स बोर ने एटम का मॉडल दिया और उसने स्पेक्ट्रम भी समझाया एटम का, जो रदरफोर्ड नहीं समझा सका था वो समझाया। नील्स बोर ने हाइड्रोजन के एटम को लेकर स्पेक्ट्रम भी समझाया और एटम का मॉडल भी समझाया। अब इसके जो पोस्टुलेट्स है वो इस तरह से थे। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस जो है एटम के सेंटर में होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के बीच में होता है, सेंटर में होता है। इन विच पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर प्रेजेंट, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ये जो मैंने प्लस इंडिकेट किया है। तो नील्स बोर ने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। सेकंड, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पाथ ऑफ ए डेफिनाइट रेडियस। दूसरा उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, राउंड लगाता है, लेकिन रिवॉल्व करता है, लेकिन उसका जो पाथ है वो डेफिनाइट होता है, निश्चित होता है। उसकी रेडियस में कोई कम ज़्यादा नहीं होती है, रेडियस फिक्स रेडियस में वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। द पाथ ऑफ डेफिनाइट एनर्जी इज़ कॉल्ड ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। उसका जो पाथ होता है जिसकी एनर्जी डेफिनाइट होती है, निश्चित होती है, उस पाथ को ऑर्बिट या और एनर्जी लेवल बोलते हैं। इस पाथ को ऑर्बिट और एनर्जी लेवल बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। दीज ऑर्बिट आर प्रॉपरली अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो ऑर्बिट होते हैं ये प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। दीज कैन रिप्रेजेंटेड बाई एन, स्मॉल एन। ये जो ऑर्बिट होते हैं उसको स्मॉल एन से, नंबर ऑफ ऑर्बिट यानी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट को। देयर वैल्यूज़ आर ऑलवेज इन होल नंबर्स, और उनकी जो वैल्यूज़ है ऑर्बिट्स की वो हमेशा होल नंबर्स में होती है। जैसे 1 2 3 4 ये होल नंबर होते हैं, उसमें होती है लाइक 1 2 3 4 इट्स एक्स्ट्रा, एंड इसको हम कई बार रिप्रेजेंट करते हैं KLMN से भी। फोर्थ पॉइंट था, पोस्टुलेट था नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल का। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट increases with
द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। अब ये इसने कहा कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट, न्यूक्लियस और ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है ये न्यूक्लियस है, इसके बीच की ये जो डिस्टेंस है वो n की वैल्यू बढ़ने से ये डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे देखो n1 है और यहाँ n2 है, तो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे n बढ़ता है। नंबर ऑफ़ ऑर्बिट बढ़ने से न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ती जाती है। अगर इसमें थर्ड ऑर्बिट होगा तो ये देखो डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस की ऑर्बिट से और बढ़ गई। ऑल्सो इंक्रीजेज। फिफ्थ पॉइंट था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन दिस ऑर्बिट इज mvr। एंगुलर मोमेंटम जो mvr होता है उसकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू nh/2π होती है। यहाँ पे जो h है वो प्लांक्स कांस्टेंट है। प्लांक्स एक साइंटिस्ट थे, फिजिशियन, उनके नेम पे रखा हुआ है ये h, प्लांक्स कांस्टेंट। और n अपने को पता ही है, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो जाएगा, और पाई की वैल्यू आप सबको पता ही है। नेक्स्ट सिक्स्थ, देयर इज नो चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए डेफिनाइट ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जैसे ये है, इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में ही लगातार चक्कर लगाता है तो इसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आती है। एक डेफिनाइट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है तो उसकी एनर्जी में कोई भी कमी नहीं आती है। सेवन, व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ एटम। जब इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, देन इट गोज़ टू हायर एनर्जी लेवल। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेता है तब ये हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में। जैसे कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। गो टू हायर एनर्जी लेवल ऑन एक्साइटेशन। एक्साइटेशन यानी उत्तेजित होकर, एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी लेता है तो वो ऊपर चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। इफ़ इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट्स करता है, उत्सर्जित करता है, खुद बाहर निकालता है, देन इट कम्स टू ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एमिट होती है, बाहर निकलती है, तब ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है। बाहर से लेता है तो हायर में चला जाता है और खुद एमिट करता है तो लोअर एनर्जी लेवल में चला जाता है। हाँ, बोर का मॉडल अपने चल रहा है। इसमें आगे बोर ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो हमने पढ़ लिए। उसमें और आगे जाए कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है is formed from absorption and emission of energy by an electron in an atom। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड जो है स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता सका था, तो बोहर ने स्पेक्ट्रम के बारे में बताया एटम के, कि लाइन स्पेक्ट्रम जो बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड फ्रॉम एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। कि ये लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये बोहर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और एमिट करता है, उसके कारण लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ये बोहर ने बताया। तो ये 8 थे इसके पोस्टुलेट्स बोहर के मॉडल की, जो हमने पढ़ ली। अब देखो आगे फिर जैसे जैसे खोज होती रही, डिस्कवरी होती रही, रिसर्च होते रहे एटम के ऊपर, तो ये जो बोहर का जो मॉडल था उसमें भी कमियां बता दी गई, ड्रॉबैक्स आगे उसके भी। तो ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल अपना अगला टॉपिक यही है। क्या ड्रॉबैक्स थे अब बोहर के मॉडल में, क्या कमियां लगी थी, वो है दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स। यानी
बोहर का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, नहीं समझा सका, नहीं बता सकता जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन एटम में, उनको बोहर का जो मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ऐसे एटम्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर का मॉडल जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। ये इसकी पहला ड्रॉबैक था। सेकंड ड्रॉबैक, line spectrum of atom appears to be divided into more than one line when viewed from an apparatus of high penetration power। जो एटम का लाइन स्पेक्ट्रम था, जैसा बोहर ने कहा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है एटम्स का, लेकिन ये कहते हैं आगे कि एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम था तो appears to be divided, वो आगे और बंटा हुआ था, बंटा हुआ दिखाई देता था, इनटू मोर देन वन लाइन, एक से ज़्यादा लाइन में। जब इसको व्यूड किया जाता था, देखा जाता था फ्रॉम एन एपरेटस ऑफ हाई पेनिट्रेशन पावर, एक ऐसे एपरेटस से देखा गया जिसका हाई पेनिट्रेशन पावर था, यानी बहुत ज़्यादा अधिक शक्तिशाली जो एपरेटस था, उससे जब एटम का स्पेक्ट्रम देखा गया तो उसके जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो और ज़्यादा डिवाइड था, और ज़्यादा बंटा हुआ था, और लाइंस में बंटा हुआ था जब एटम को हाई पेनिट्रेशन एपरेटस से देखा गया था। द रीजन इज नॉट एक्सप्लेन बाय बोहर मॉडल। इसका कारण, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम जो है डिवाइडेड दिखाई दिया हाई पेनिट्रेशन पावर एपरेटस से, इसका कारण जो है वो बोहर मॉडल नहीं समझा सका, एक्सप्लेन नहीं कर सका बोहर का मॉडल। थर्ड ड्रॉबैक था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल बाय एटम्स थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। बोहर का मॉडल ये भी नहीं बता सका, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका कि एटम जो है वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं थ्रू केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा, केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका कारण भी बोहर का मॉडल नहीं बता सका। ये अपना आज समाप्त हुआ है, एंड हुआ है एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने थॉमसन के, रदरफोर्ड के और बोहर के मॉडल और उनके ड्रॉबैक्स पढ़ लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।